हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर। और मैं जो प्रैक्टिकल करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी करते हैं। जो प्रैक्टिकल करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो थ्योरी भी पढ़ा करें, क्योंकि थ्योरेटिकल करने से उनका जो प्रैक्टिकल है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। अगर आप क्रिकेट की रूल बुक नहीं पढ़ोगे, पिच रीडिंग नहीं करोगे, सीधा मैदान में उतर जाओगे, तो आपकी परफॉर्मेंस तो डाउन जाएगी। तो प्रैक्टिकल करने वाले स्टूडेंट्स भी इस थ्योरी के पार्ट को अच्छे से समझें और इसे अप्लाई करें अपने प्रैक्टिकल में। इस लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर ही फोकस रखेंगे। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, कॉलमनर बुक के बारे में बात करेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सिर्फ इंट्रो करेंगे। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, अकाउंट का परफॉर्मा देख लेंगे एक बार, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के बारे में बात कर लेंगे। और एंड में आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन स्टाइल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं और कितने तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में। बहुत सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट उठाना चाहती हैं। इसलिए वो अपने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मीनिंगफुल सेगमेंट भी कह सकते हैं हम, बांट देते हैं। वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग भी अपने डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं। ठीक है। अगर आप इजी डे जैसे स्टोर है, वो कन्फेक्शनरी को अलग कर दिया, ग्रोसरी को अलग कर दिया, कॉस्मेटिक को अलग कर दिया, इस ढंग से भी डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं। तो वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने कंसर्न को, अपनी फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक मीनिंगफुल सेगमेंट्स में बांट लेते हैं। और उसको हम उस उन मीनिंगफुल सेगमेंट्स को हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का होता है। ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो इंटरडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होती है। तो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। जब कोई फर्म अपने फर्म जब कोई फर्म अपने आप को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेती है, तो उसके ओनर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंटरेस्ट ये भी होता है कि वो डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को जाने, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? नेट प्रॉफिट, की पीरियड के दौरान उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, सेल्स कितनी की। ठीक है। बेसिकली नेट प्रॉफिट ही मेन होता है निकालने का। तो वो अकाउंटिंग सिस्टम जो इस मैनर में डिजाइन किया हो कि हमें फाइनेंशियल रिजल्ट डिपार्टमेंट वाइज प्रोवाइड करे, उसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइंड इन ए मैनर दैट which provides financial result department wise is can be termed as departmental accounting, either keeping the records department wise or not। ये मायने नहीं रखता कि वो रिकॉर्ड्स को डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन कर रहे हैं कि अकेले एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं। हो सकता है कि वो एक एक रिकॉर्ड को, एक एक खर्चे को
डिपार्टमेंट वाइज कलेक्ट करके डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पहले सभी खर्चों को इकट्ठे रिकॉर्ड करते हो, एंड में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो कंक्लूसिव बात करें तो जो भी अकाउंटिंग सिस्टम इस मैनर में डिजाइन किया जाता है कि डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकाल सके, उस अकाउंटिंग सिस्टम को हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। मेथड्स क्या हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के, वो मैंने आपको कंसेप्ट में ही बता दिया। वैसे क्या मेथड्स हैं, या तो आप क्या करोगे, एक सेट ऑफ बुक्स रखोगे, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सेट ऑफ बुक्स नहीं रखोगे। लेकिन जब आप एक सेट ऑफ बुक्स रखते हो तो कुछ चीजों को तो आप फिर भी डिपार्टमेंट वाइज ही रिकॉर्ड करते हो, जैसे परचेज, सेल, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर वो कॉमन हो। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जब आप वन सेट ऑफ बुक्स रखते हो तो आपको कॉलमनर बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। कैश बुक होती है, कैश बुक वन कॉलम भी होती है, ट्रिपल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है, कैश का होता है और बैंक का कॉलम होता है। परचेस बुक होती है, उसमें सिंगल कॉलम होता है अमाउंट के लिए। ठीक है, तो आप उसको डिपार्टमेंटल कॉलम आप उसमें बनाओगे। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो बात ये है कि दो मेथड है, सिंगल सेट ऑफ बुक्स में हम हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से बुक मेंटेन नहीं करते, फर्म के लिए सिंगल सेट ऑफ बुक्स ही मेंटेन करते हैं, कॉलमनर्स बुक मेंटेन करते हैं, इसलिए कि हम डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। दूसरा मेथड है जहां पर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं ईच डिपार्टमेंट के लिए। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए स्टॉक का, खर्चों का, सभी चीजों का अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी अलग अलग बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो ये दो मेथड हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के लिए। अभी हमने सिंगल सेट ऑफ बुक्स में बात कही थी कि जब सिंगल सेट ऑफ बुक्स रखी जाती हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स को ही मेंटेन किया जाता है, तो वहां पर हम उसको कॉलमनर प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको परचेज बुक शो हो रही है, देखिए 3 कॉलम बनाए हैं मैंने, डिपार्टमेंट ए के लिए, डिपार्टमेंट बी के लिए, डिपार्टमेंट सी के लिए। अगर एक डिपार्टमेंट और है तो वो डिपार्टमेंट डी भी लगा लो, ई भी लगा लो। ठीक है, तो आप सभी सब्सिडरी बुक्स, सभी बुक्स आप कॉलमनर प्रिंट करवाओगे, बनवाओगे स्पेशल या खरीदोगे, तो बुक्स आप कॉलमनर बुक्स को मेंटेन करोगे, जिसमें हर डिपार्टमेंट के लिए आपके पास अलग से कॉलम होगा। तो आप जब भी परचेज बुक में एंट्री डालोगे तो जिस डिपार्टमेंट की परचेज होगी उसके कॉलम में आप अमाउंट डाल दोगे, सिंपल। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब सिंगल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाती हैं तो वहां पर एक बात जरूरी है कि आप कॉलमनर बुक्स को मेंटेन करें, ताकि आपको एंड में जाकर जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो तो ज्यादा दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। सबसे पहले तो देखो हमारा मोटिव क्या था, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, कि हर डिपार्टमेंट की हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फाइंड आउट कर सके अलग से। तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट होता है, कंप्लीश होता है, तभी हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले फायदा भी वही है। क्या फायदा है कि हम हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के थ्रू। अगर हम पूरी फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट्स के लिए अकाउंटिंग नहीं करते, तो हमें पूरी फर्म का रिजल्ट पता लगेगा, हम डिपार्टमेंट का रिजल्ट हमें नहीं पता लगेगा। तो फर्म का एज ए होल परफॉर्मेंस पता लगेगी, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस हमें पता नहीं लगेगी। नंबर 2, ग्रोथ पोटेंशियल। जब हम डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट निकालते हैं तो हमें कुछ डिपार्टमेंट्स की ग्रोथ पोटेंशियल का पता लगता है। जैसे कि
लगा लो हम 3 डिपार्टमेंट्स प्रोडक्ट के बेसिस पर बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा है, मतलब हम 100% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा, स्टॉक टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी हमारा स्टॉक बिक जाता है और हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो उससे हमें ग्रोथ पोटेंशियल का पता लगता है, जिससे हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बिजनेस एक्सटेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए हम अपना प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, फैसिलिटेट दी कंपैरिजन, हमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कंपैरिजन करने का और हमारे बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन करना, थोड़ा सा ज्यादा बेटर ढंग से कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारा आप आईटीसी कंपनी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना स्टूडेंट्स ने, तो मैं आपको बताता हूँ, आईटीसी के पास क्लासमेट के प्रोडक्ट्स आईटीसी के हैं। क्लासमेट की नोटबुक जो आप लेते हो, वो क्लासमेट की नोटबुक आईटीसी की तरफ से है। कैंडी मैन आप कैंडी खाते हो, वो आईटीसी की तरफ से है। आशीर्वाद भी आईटीसी की तरफ से है। कुछ सिगरेट्स भी आईटीसी की तरफ से आती हैं। भिंको टेढ़े मेढ़े आप खाते होगे, बच्चे खाते हैं सभी, वो भी आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। yippee भी आईटीसी का प्रोडक्ट है। सनफिस्ट के बिस्किट भी आईटीसी का प्रोडक्ट है। और कुछ सुप्रिया, फ्यामा डीविल्स भी आईटीसी के प्रोडक्ट है। तो आईटीसी के सिगरेट इंडस्ट्री है, उसमें भी उसका काम है, होटल इंडस्ट्री में भी उसका काम है, कन्फेक्शनरी में भी उसका काम है, ग्रोसरी में भी उसका काम है। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन रखती है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर सकती है। जैसे अगर वो yippee का अलग डिपार्टमेंट बना देती है, yippee प्रोडक्ट का, अकेले एक प्रोडक्ट का, तो उसका कंपैरिजन वो मैगी से कर सकती है। तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बेटर हो जाता है, अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं करते उससे, अगर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं तो। नंबर 4, जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, आपने जिस डिपार्टमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसको ये जस्टिफाई करता है। अगर कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई है, तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि इस डिपार्टमेंट में कैपिटल इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और आप दूसरे डिपार्टमेंट से इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये उसको जस्टिफाई करता है। अच्छे ढंग से प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है। रिवार्ड और पुनिशमेंट, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, उनको डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड और पुनिशमेंट दी जाती है। सबसे अलग बात, सबसे जरूरी बात जो है, देखो जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं करते ना, पूरी फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं, तो कई बार एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट की खामियों को छुपा देता है। एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, एक डिपार्टमेंट लॉस में है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है। तो जो जिस डिपार्टमेंट में खामी है ना, वो खामी छुप जाती है एक डिपार्टमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस से। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का ये फायदा है कि वो जो खामी है वो उसको डिस्क्लोज कर देता है, और उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये पांचवा पॉइंट एक ये ही है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करती है। ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अभी बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की थ्योरी के बारे में। ठीक है ना। देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है? खर्चों को डिपार्टमेंट्स में बांटना, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी कहते हैं। देखिए सभी खर्चे, देखिए आप परचेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज, स्टॉक को रिकॉर्ड कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन सभी खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं। तो उन खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटना, रैशनल बेसिस पर बांटना, ये सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। इजी भी है, बेसिक कंसेप्ट यही है। तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, तो हम एक्सपेंसेस को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं।
सबसे पहले वो एक्सपेंस जो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल होते हैं, जो किसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली हम पे करते हैं। जैसे कि अगर डिपार्टमेंटल मैनेजर की सैलरी, उन वर्कर्स की सैलरी, उन एम्प्लॉयज की सैलरी जो किसी एक डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई स्पेसिफिक अलग से बिल्डिंग है रेंट के लिए, रेंट पर ली हुई है, तो वो रेंट। तो ये वो खर्चे हैं जो हम किसी डिपार्टमेंट पर, किसी अकेले डिपार्टमेंट पर ही खर्चा करते हैं, डायरेक्टली उसका ही खर्चा होता है। इसको बांटने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें पता होता है ये इस डिपार्टमेंट का खर्चा। जैसे मैंने आईटीसी की एग्जांपल ली थी, अगर हम ईपी की एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करें तो वो तो ईपी के डिपार्टमेंट को चार्ज होगी ना, तो ईपी की एडवर्टाइजमेंट है, उसको बांटेंगे थोड़ी। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंस है कॉमन एक्सपेंसेस, कुछ साझे खर्चे। जैसे कि अगर आपके एक ही प्रेमिसेस है, आपके बिजनेस का एक ही बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उस बिल्डिंग के लिए आप रेट्स, टैक्सेस पे कर रहे हो, या बिल्डिंग किराए पर है उसके लिए रेंट पे कर रहे हो, या फिर बिल्डिंग अब बिल्डिंग का आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, तो वो तो सब बिल्डिंग सभी यूज कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसको हम एक डिपार्टमेंट का खर्चा तो कह नहीं सकते, जैसे ऊपर वाले में कहा था हमने। ठीक है ना। तो इन खर्चों को हम कॉमन एक्सपेंसेस कहते हैं, और इन खर्चों को हम सभी डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ लॉजिकल बेसिस पर, राशनल बेसिस पर एलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं। वैसे एलोकेट और अपोर्शन में अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली हो जाऊंगा ना, तो फर्क होता है, लेकिन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एलोकेशन और अपोर्शनमेंट में डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कॉमन एक्सपेंसेस की, कि जो साझे खर्चे होते हैं उनको हमने रैशनल बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में बांटना होता है। कैसे बांटते हैं, कौन सा खर्चा किस बेसिस पर बांटते हैं, ये रहा बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल करने के लिए भी ये समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए रैशनल बेसिस, अपना माइंड इसको देखने से पहले इसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है। आप अपना माइंड दौड़ाइए। ठीक है। वर्कर्स के लिए कंटीन है, वर्कर्स के लिए कंटीन है, तो ये खर्चा डिपार्टमेंट में हम किस बेसिस पर बांटेंगे, सोचिए। क्या हम एरिया के बेसिस पे बांटेंगे कि एक डिपार्टमेंट का कितना एरिया है, या फिर हम डिपार्टमेंट की जो लाइटिंग पॉइंट्स हैं उस बेसिस पे बांटेंगे, या फिर हर डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं उस बेसिस पर बांटेंगे। कंटीन किन के लिए है, वर्कर्स के लिए। उसको उसके कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वर्कर्स पर। तो इसका लॉजिकल आंसर क्या होगा, जी हाँ, जो कंटीन है उसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे। ठीक है। तो यहां पर लॉजिक लगाना है, रट्टा नहीं लगाना। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कौन से खर्चों को हम किस बेसिस पर बांटते हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इन खर्चों को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांटते हैं। जिस जो फ्लोर एरिया का जो डिपार्टमेंट ने जितना जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको हम उसकी रेशो निकाल लेते हैं और खर्चे को हम उस रेशो में बांट देते हैं। लाइटिंग एक्सपेंसेस, एनर्जी एक्सपेंसेस, बिजली का खर्चा, रोशनी करने का खर्चा, इस खर्चे को हम बांटते हैं लाइटिंग पॉइंट्स के बेसिस पर। जो वो बल्ब कितने लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स कितनी लगी हुई हैं, उस बेसिस पर। अगर लाइटिंग पॉइंट्स क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हम इसको फ्लोर एरिया के बेसिस पर भी बांट सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट की इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियस सी बात है, हर डिपार्टमेंट में कैपिटल एसेट की अलग अलग वैल्यू कितनी है। डिपार्टमेंट में ए में 1 लाख की है, डिपार्टमेंट बी में 2 लाख की है, डिपार्टमेंट बी में
3 लाख की है तो 1 2 3 रेशो में बांट देंगे। तो इसको हम बांटते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट इन ईच डिपार्टमेंट। वर्कर कैंटीन के बारे में हमने बात की थी। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस, इसको हम बांटते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कर्स के बेसिस पर। प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम पर जो हम खर्चा करते हैं उसको हम बांटते हैं वेजेस और सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। क्योंकि देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात अलग है, लेकिन हर एम्प्लॉय की सैलरी, हर वर्कर की सैलरी अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम नहीं होती। और प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम डिपेंड करता है कि सैलरी कितनी है, वेजेस कितनी है। इसलिए हम हर डिपार्टमेंट की वेजेस की कॉस्ट पर प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस का खर्चा डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते हैं। डिस्काउंट अलॉट, एडवर्टाइजमेंट, कैरियज आउटवार्ड, सेल मैनेजर की सैलरी और बाकी के सेलिंग एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? सेल से। सेलिंग एक्सपेंसेस तो किस बेसिस पर बांटेंगे, एलोकेट करेंगे? सेल्स रेशो में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टाइम डिवोटेड, जैसे कि मैनेजर की सैलरी, कितना टाइम किस मैनेजर, यहाँ पर जनरल मैनेजर की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर की नहीं। जितना टाइम डिवोट किया है उस बेसिस पर इक्वली भी बांट सकते हैं। अगर और कोई रैशनल बेसिस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उस बेसिस पर भी बांट सकते हैं। अगर नहीं एलोकेट करना तो आप जनरल पी एंड एल में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिस थे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, रट्टा नहीं लगाना, ध्यान में रखने हैं, लॉजिक ध्यान में रखना है। ठीक है, रट्टा लगाने से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। लास्ट में मैंने कहा था 3 तरह के खर्चे होते हैं इस पर्पस के लिए। एक तो वो जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं, एक वो जो सभी डिपार्टमेंट्स के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, और लास्ट में वो जिन खर्चों को हम बांट ही नहीं सकते। मतलब होते वो पूरी फैक्ट्री के लिए, पूरी फर्म के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन उसको हम किसी रैशनल बेसिस पर नहीं बांट सकते, तो उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मेंस कैसे। सिंपल होता है, वैसे ही होता है, बस अमाउंट वाले कॉलम बढ़ जाते हैं, जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, और सभी खर्चों को हमने डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करना है, सभी आइटम्स को हमने डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करना है। दैट्स इट, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट निकलता है एंड में, या फिर नेट लॉस निकलता है डिपार्टमेंट वाइज, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसलिए कि जो जनरल एक्सपेंसेस हैं जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते, जो जनरल एक्सपेंसेस हैं जिनको हम एलोकेट नहीं कर सकते, हम उनको वहां पर चार्ज कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट की। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने बात करनी है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ स्टॉक की। देखिए, 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, देयर टू काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, या देयर टू काइंड ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, वो डिपार्टमेंट्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, एक दूसरे को स्टॉक ट्रांसफर नहीं करते, करते हैं तो बहुत मतलब इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का करते हैं, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी के डिपार्टमेंट्स होते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, जहां पर एक दूसरे को वो स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अक्सर होता है, जब हम प्रोसेस के बेसिस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं तो वहां पर एक डिपार्टमेंट की आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होती है। तो वहां पर क्वेश्चन रेज होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट स्टॉक, आउटपुट या गुड्स की या सर्विसेज की ट्रांसफर का। कभी कभी ये ट्रांसफर होता है कॉस्ट प्राइस पर,
कभी कभी ये ट्रांसफर होता है सेल प्राइस पर, या फिर कभी कभी ये ट्रांसफर होता है कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्राइस पर। तो जिस प्राइस पर भी ट्रांसफर होता है उसको हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। ट्रांसफर प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, डिपार्टमेंट के लिए प्रॉफिट निकालना है। तो अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया उसको हमने क्रेडिट देना है, और जिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ उसको हमने चार्ज करना है, डेबिट करना है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट देंगे उसका, जैसे सेल को क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में। और जिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ उसको हमने डेबिट करना है, उसको उस गुड्स की कॉस्ट का या सर्विस की कॉस्ट का चार्ज करना है। इसलिए जो ट्रांसफर होता है उसकी वैल्यूएशन भी जरूरी है, वो ट्रांसफर प्राइस पर वैल्यूएशन होती है। ठीक है, तो लेक्चर को खत्म करते हुए हम लास्ट में बात करते हैं कि आगे कौन से लेक्चर आने वाले हैं, या आगे हम कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। जो आगे के वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बुक की पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की हैं इस चैप्टर में। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, जो हमने अभी बात की है। दूसरा, कंप्यूटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल कॉस्ट, इसके बारे में हमने थ्योरी में बिल्कुल बात नहीं की क्योंकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, ये इसका लॉजिक है सिर्फ, ये आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करती है अकाउंट्स को लेकर। और लास्ट में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हमने लास्ट में बात की, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू अदर, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इस अकॉर्डिंग ही होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और हमेशा सीखते रहिए, खुश रहिए, खुशी खुशी सीखते रहिए। थैंक यू।